अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समा मनी के साथ मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। नाज़रीन, आप ये समझते होंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मज़लूम गरीब अवाम है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मज़लूम वो किसान है जो अपनी फसल को 6 महीने पालता है और उसके बाद फिर उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। आप समझते होंगे कि वो मज़दूर जो सारा दिन इस चलचलाती धूप में मज़दूरी करता है और उसके बाद उसको शाम को जो मुआवजा मिलता है वो इतना भी नहीं है कि वो अपने बच्चों का 3 वक्त का पेट भर सके। नहीं, आज आपको हैरान कुन होगी ये बात आपके लिए शायद कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मज़लूम पाकिस्तान की स्टेट है, पाकिस्तान की रियासत है। वो यरगमाल बनी हुई है मुख्तलिफ माफियाज़ के हाथों, मुख्तलिफ पोलिटिकल ग्रुप्स के हाथों, सियासी जमातों के हाथों और उन लोगों के हाथों जो इस रियासत को अब ड्राइव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने पिछले दिनों देखा कि कश्मीर में मुजाहरे हुए, आवाम सड़कों पे आए और उन्होंने एक मुतालबा मनवाया कि उनको आटा सस्ता किया जाए। वो आटा इतना सस्ता किया जाए कि जो पाकिस्तान पूरे में कहीं नहीं मिलता, और बिजली उनको इतनी सस्ती दी जाए कि जो पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। ये सब कुछ हुआ और पाकिस्तान की हुकूमत ने 23 अरब रुपए की एक स्पेशल ग्रांट, ज़िमनी ग्रांट जारी की जो कि बजट में अलाउड नहीं थी। उनका कश्मीर वालों का मुतालबा ये था कि उनको ये सस्ता दिया जाए, हालांकि उनका ये हक नहीं है, कानून में कहीं मौजूद नहीं है। मैं बिल्कुल आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ। उनका हक ये था कि उनको मंगला डैम के जो पानी इस्तेमाल होता है फ़ी यूनिट, उनका एक मुआहदा वफाकी हुकूमत के साथ 2004 का कि उनको 15 पैसे फ़ी यूनिट वाटर यूजेज चार्जेस मिलेंगे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने 2023 में एक अपनी एकतरफा तौर पे तरमीम करके एक गुड जेस्चर के तौर पे उनको 1 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट कर दिए, और वो उस तरह से कर दिए कि जिस तरह से तरबेला डैम की जो नेट हैडल प्रॉफिट मिलती है केपी को और जिस तरह गाजी ब्रोथा की पंजाब को मिलती है, तो उसके बराबर कर दिया। हालांकि आज़ाद कश्मीर तो एक अलहदा मुल्क है, पाकिस्तान के लोग उसको सब्सिडी क्यों दें, लेकिन रियासत यरगमाल बन गई थी। बलूचिस्तान में आपको सबको पता है कि पाकिस्तान की खाद से लेके गंदम तक और चीनी तक, पाकिस्तान में चीनी अगर 200 रुपये किलो बिक्री होती है तो उसकी सिंगल वजह ये होती थी कि वो अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही होती थी। टायर, अद्वियात, कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान स्मगल नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा एक इशू रहा और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने एक्शन लिया। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले शबर ज़्यादी बता रहे थे कि पाकिस्तान की इस तमाम कोशिश के बावजूद 80% स्मगलिंग अब भी जारी। ये 80% स्मगलिंग क्यों जारी है? इसलिए जारी है कि बलूचिस्तान में इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की स्टेट कोई ऐसा एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है कि अगर वो एक्शन ले तो वहाँ पे यानी कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट ना हो जाए। ये यरगमाल सिंध के लोग ये कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे, हम ये काम नहीं करने देंगे, हम वो काम नहीं कर देंगे। और एक सियासी ग्रुप जो होता है वो बजट बनाने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म को जाके मिलता है और कहता है कि जनाब इतनी तनख्वाहें बढ़ाओ, इतनी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाओ। उनको पता है हमने कौन सा देना है, ये देगी हुकूमत, गालियाँ इसको पड़ेंगी, IMF से एग्रीमेंट करेगी। 7,000 अरब रुपए की डेट सर्विसिंग जो है वो होनी है अगले बजट में। और पाकिस्तान की हुकूमत ने इस साल कुछ 5,500 अरब रुपए का कर्जा लिया है उन मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए और पाकिस्तान के अफेयर्स को चलाने के लिए। यरगमाल है रियासत, मजबूर है। सरगोदा में आपने देखा है कि इवेंट हुआ तो बड़ी मुश्किल से जाके काबू पाया, ग्रुप बीच में आ गया, उसको मैं नहीं छेड़ता उस इशू को। लेकिन आप देखिए आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है, स्टेट बहुत मजलूम हो गई। इस स्टेट के साथ भी तो किसी ने खड़ा होना है कि नहीं, इस रियासत को भी किसी ने बचाना है कि नहीं। अगर रियासत नहीं बचेगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा, ज़ीरो हो जाएगा। आपके लेफ़्ट पे, मेरे लेफ़्ट पे मशरक़ में एक इतना बड़ा दुश्मन खड़ा है जो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से तंज करता रहा, लेकिन आजकल तो नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो अंडरमाइन कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, ये सबको होना चाहिए, स्टेट इतनी कमज़ोर नहीं हुआ करती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की स्टेट के पल्ले कख नहीं है। ये बड़ी मजबूरी है। मैं आज आपको उसी हवाले से ये बताऊंगा कि कितनी बेबस हैं हुकूमतें मजलूम अवाम को इन ग्रुप्स के, इन माफियाज के चुंगल से बचाने में। मैं महंगाई के साथ इसको रिलेट कर रहा हूँ इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत की शरह IMF, वर्ल्ड बैंक दोनों कह रहे हैं, पाकिस्तान के जो आज़ाद इकोनॉमिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि 40% की शरह से गुर्बत है। जो पाकिस्तान में आज से चंद साल पहले
कोई 10-11% थी, 34% हुआ करती थी जन्म मुशर्रफ के शुरू के दौर में, फिर वो नीचे आती गई और 12-13% पे आई, फिर 7% पे रह गई और आज फिर वो 40% पे है। पाकिस्तान के जैसी गुर्बत शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में हो। तो ये हो क्या रहा है, ये इसको मैं महंगाई के साथ रिलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि महंगाई पाकिस्तान के अवाम का हमेशा से शुरू है। गो के वो कहते हैं कि महंगाई 39% से कम होके कोई 15% पे, कोई 14% पे आ गई है, लेकिन स्टेट कितनी मजबूर है महंगाई को नीचे लाने में, ये आपको आज बताना है। पंजाब में बिलाल यासीन जो वज़ीर खुराक हैं, उन्होंने कल एक मीटिंग की बेकरी वालों के साथ। उन्होंने कहा आटा सस्ता हो गया तो तुम डबल रोटी भी सस्ती करो, तो डबल रोटी सस्ती करो और साथ में जो रस्क होते हैं, जिसको हम पंजाबी में रस्क कहते हैं, पापे कहते हैं, वो कहते हैं उनको भी सस्ता करो। तो उन्होंने बड़ी कमाल मेहरबानी की कि जिस डबल रोटी की कीमत बेकरी वालों ने 200 रुपये से कम है, उसकी उन्होंने कहा कि इसकी कीमत हम 20 रुपये कम कर देंगे, और जो उससे भी कम है उसकी 10 रुपये कर देंगे। यानी 30% आटा जो है वो 46% सस्ता हुआ है और डबल रोटी 10% सस्ती हुई है। अब रोटी जो आम तंदूर की रोटी है, जो पहले 20 की थी वो 14 की हो गई, वो भी आप देखिए कि कोई 55% के करीब जो है वो रोटी भी सस्ती हुई, 45% के करीब। लेकिन ये डबल रोटी वालों से नेगोशिएशन चल रही है। अब हमने देखना ये है कि क्या ये काम नेगोशिएशन का है, मुज़ाकरात के ज़रिए आपने कीमतें कम करानी है, या इसके पीछे कोई कानून भी है। तो आज उस कानून को मैं आपको बताऊंगा कि कानून क्या कहता है और ये हुकूमतें और स्टेट क्यों डरती है आवाम को इस रिलीफ दिलाने में, क्यों पीछे हटते हैं। ये आज हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आपको मज़ा आएगा कि ये मैं जो कानून की बातें करने लगा हूँ, ये हुकूमत की आंखें खोल देंगी और आवाम के लिए एक बड़ी एक जो अवेयरनेस है कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे तो चल रहा है, उसको निकाल दो, उसको छोड़ दो, जेल में ले जाओ, उसको बंद कर दो। ये सारे चक्कर अवाम के साथ रिलेटेड नहीं है, ये इनका कोई तल्लुक नहीं पाकिस्तान से कि गरीब अवाम से, महंगाई के साथ। तो आजकल आपने देखा कि पंजाब के अंदर एक ऑर्डिनेंस चल रहा है, उस ऑर्डिनेंस को कहते हैं पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस। ये 16 नवंबर 2023 को ऑर्डिनेंस लाया गया और 16 नवंबर 2023 को गवर्नर ने ये ऑर्डिनेंस किया। गवर्नर की पावर होती है कि 90 दिन के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। उस ऑर्डिनेंस को ख़त्म होने से पहले उन्होंने 3 मार्च 2024 को इसी गवर्नर बलीगुर रहमान साहब जो पिछले गवर्नर थे, उन्होंने इसी असम्बली सेशन में नहीं थी तो उन्होंने उसी ऑर्डिनेंस को 3 महीने की यानी उसको दोबारा जारी कर दिया। अब ये 3 महीने इसी हफ्ते ख़त्म हो जाएंगे और 3 जून को ये ऑर्डिनेंस अपनी मुद्दत पूरी करके दम तोड़ देगा। अब देखिए ये जो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, ये कहता क्या ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस कहता है कि आप कीमतें मुकर्रर करेंगे। अब पहले थोड़ा सा ये सुनने का, डिप्टी कमिश्नर लाहौर या पंजाब के डिप्टी कमिश्नर किन अशिया की कीमतें मुकर्रर करते हैं, आटे की कीमत मुकर्रर नहीं करते। वो कहते हैं ये नहीं, रोटी की कर सकते हैं, आटे की नहीं कर सकते। ये कहते कानून नहीं है। मैं आप कानून बताऊंगा कि कानून है कि नहीं। बेसन की कीमत मुकर्रर करते हैं, बेसन की कीमत का अख्तियार ही नहीं है, यानी वो काम कर रहे हैं कि वो जो नहीं। एक दूध की कीमत मुकर्रर करते हैं। अब कई अशिया की कीमतें मुकर्रर करते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनके ऊपर इंप्लीमेंट कोई नहीं है। दूध की कीमत इस वक्त लाहौर में के शालीमार जो हमारी तहसील है वहाँ पे और पूरे लाहौर में 160 रुपये फ़ी लीटर है। अब ये आज एक फुटी देखिए, ये शालीमार ये कनाल बैंक है, फतेहगढ़ का इलाका है और ये दूध फरोश है। ये धड़ल्ले से दूध जो है वो आप देखिए कि 230 रुपये लीटर के करीब बेच रहा है और 160 रुपये उसकी सरकारी कीमत है। 200 रुपये लीटर बेच, यानी इसको आप देखें कि किस कीमत पे, ये आपको जो फुटेज नज़र आ रही है इसमें नज़र आएगा कि रेट लिस्ट क्या है। इसके लिए एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई और उस कंप्लेंट के 24 घंटे बाद मैसेज आ गया मोबाइल फ़ोन पे। वो कीमत एक इनकी जो है वो एप्लीकेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट्स होती हैं, तो उन्होंने मैसेज दिया कि कंप्लेंट हल हो गई है। वहाँ पे दूध फिर इसी रेट पे बिक रहा है, 160 के बजाय वो 210 रुपये लीटर, और फिर उसको और आगे बढ़ा के जिसको जितना मन चाहता है वो उसको बेच देते हैं। ये एक दुकानदार की बात नहीं, सिर्फ एक दुकानदार को नहीं, लेकिन ये मिसाल मौजूद है, इसकी फुटेज मौजूद है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। पूरे लाहौर में आप कहीं भी चले जाएँ 160 रुपये लीटर पे आपको कोई दूध नहीं मिलता। यानी कोई दूध से मुराद ये कि किसी जानवर का जा वो जो मिक्स करके मैन्युफैक्चर्ड मिल्क जिसे कहते हैं, पाउडर मिला के, वो भी कोई नहीं देता। तो स्टेट बीच में से यरगमाल है, मजबूर है। इस तरह से कुछ 5-6 दालों की कीमतें मुकर्रर करती हैं डिप्टी कमिश्नर साहबा। नान की कीमत मुकर्रर नहीं करती, रोटी की करती हैं। नान की जो आपको लिस्ट दिखा रहे हैं इसमें देख लीजिए, नान की कीमत के आगे 0 लिखा हुआ है, कीमत मुकर्रर नहीं की गई।
اب جو ایکٹ ہے جو آرڈیننس ہے پنجاب کا وہ کہتا ہے کہ آپ جو قیمتیں مقرر کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ قانون کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ قیمت مقرر کریں گے، یہ قانون ہے، یہ اسی 2024 کے 3 مارچ کو جاری ہونے والی آرڈیننس کی میں یہ کاپی پڑھ رہا ہوں. اس میں ہے کہ آپ سموسے کی قیمت مقرر کریں گے. سموسے کے بعد آپ کو جو قیمت مقرر کرنا ہے وہ چائے، برف جو آج کل گرمیوں میں بک رہی ہے اس کی قیمت بھی حکومت نے مقرر کرنی. یہ ریٹ لسٹ کہیں نہیں آپ کو ملنی، یہ کہیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ ڈبل روٹی جس کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں بلال یاسین صاحب کی طرف سے، جناب یہ ڈبل روٹی کی قیمت آپ نے مقرر کرنی، یہ لا ہے، نیگوسیشن نہیں کرنی. نیگوسیشن کر لیں ان کے ساتھ، لیکن سرکار نے اس کی ریٹ لسٹ نکالنی ہے جو آپ نہیں نکالتے. سیمنٹ کا ریٹ نکالنا ہے، اینٹوں کا ریٹ نکالنا ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ اینٹوں کا یہ سرکاری ریٹ ہے یا سیمنٹ کا یہ سرکاری ریٹ ہے؟ کچھ نہیں. وہ کمپنیاں، سیمنٹ کمپنیاں جانے یا بھٹے اینٹوں والے جانے وہ کیا ریٹ مقرر کرتے ہیں. بجری کا ریٹ آپ نے نکالنا ہے، نمک کا ریٹ آپ نے دینا ہے، لکڑی کا ریٹ آپ نے دینا، جلانے والی مٹی کے تیل کا ریٹ آپ نے دینا ہے، کھانے کی تمام اشیاء کے ریٹ آپ نے دینے ہیں، دالیں تمام دینی ہیں، مکئی کا ریٹ دینا ہے، کاٹن کی پھٹی کا ریٹ دینا ہے، کاٹن کا ریٹ دینا ہے، کسانوں کو آپ نے دھان کا ریٹ دینا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ سرکاری ریٹ اناؤنس ہوا ہے؟ آلو کا ریٹ بھی آپ نے دینا ہے. یہ قیمت جو ہے یہ پرچون کے لیول پہ، لیکن یہ تمام چیزیں، تمام زرعی ادویات کا ریٹ دینا ہے، تمام کھادوں کا ریٹ دینا ہے. سرکاری ریٹ آپ نے، ان کے مختلف ریگولیٹرز ہیں. گیس سلنڈر کا ریٹ وہ اگر مقرر کرتی ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے. ڈپٹی کمشنر اپنے ریٹ مقرر کر کے چیک کر سکتی ہیں. یہ پنجاب کی اور لاہور کی تمام جگہ پہ میں یہ آپ کو لا بتا رہا ہوں. چینی کا ریٹ آپ نے دینا ہے، گندم کا ریٹ بھی آپ نے دینا ہے، جو لوکل لیول پہ گندم بکے گی اس کا ریٹ بھی آپ نے مقرر کرنا ہے. تو یہ جناب یہ ہے پنجاب کا قانون. اب یہ جو پنجاب کا قانون ہے یہ تو اس ہفتے آرڈیننس ختم ہو جائے گا، 3 جون کو اس کی موت ہو جائے گی اس آرڈیننس کی. تو پھر اب آگے کیا کرنا ہے؟ اب ریاست اس کو، پہلی بات تو یہ اس کو ایکٹ کیوں نہیں بناتے آپ؟ یہ آرڈیننس پہ آرڈیننس کر کے عوام کے ایشو پہ آرڈیننس. اور یہ میں بتاؤں کیوں خاص طور پہ آٹا کیوں زیادہ بہتر ہے. جو 2350 کیلریز پر ڈے ایک اڈلٹ کو چاہیے، پاکستان کا جو لیول ہے انرجی کا، جو اس کو زندہ رہنے کے لیے جتنی انرجی چاہیے وہ 2350 کیلریز کے برابر ہے. انڈا جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں 276 280 روپے درجن ہے، تو اس کا جو پر کیلری ریٹ بنتا ہے نا وہ 29-30 پیسے کی ایک کیلریز پڑتی ہیں. یہ آٹے سے 515% مہنگا ہے انڈا کیلریز کے لیے. جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اگر آپ کو انرجی کی ضرورت ایک اڈلٹ کو ہے تو اس کو یہ انرجی انڈے سے جو ملے گی وہ آٹے سے 515% مہنگی ہے. تو آٹے کا ریٹ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مقرر کر سکتے کیونکہ قانون ہے. پڑھ تو لو جناب، پڑھ تو لو. آپ ہی کی پنجاب حکومت کا بلال یاسین صاحب قانون ہے. پریس ریلیز تو جاری کر دیتے ہیں، ہمارے مذاکرات ہو گئے، آٹا ملوں سے بھی مذاکرات کریں. کاسٹ آف پروڈکشن آپ کے پاس اتنی بڑی گورنمنٹ ہے، 100 ارب روپے کا خرچہ کر کے آپ یہ سارا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہے. 2000 ارب روپے سے اوپر کا آپ کا 2500 ارب روپے کا 3000 ارب کا بجٹ ہے. تو اس بجٹ کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کتاب بھی پڑھ لیں کہ آپ کا اختیار کیا ہے اور اس کو ایکٹ بھی بنائیں. اچھا اب یہ ایکٹ 3 جون کو فرض کریں ختم ہو جاتا ہے تو پھر حکومت پنجاب کے پاس تو قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. پھر کیا کرو گے؟ نہ تم سبزیوں کی قیمت مقرر کر سکتے ہو اور نہ تم اشیاء خورنوش کی قیمتیں مقرر کر سکتے ہو. تو پھر اب چلتے ہیں اس کے بعد آگے وفاقی حکومت کی طرف. وفاقی پاکستان نے 1977 میں مئی کے مہینے میں اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک قانون بنایا تھا. وہ قانون موجود ہے. اس قانون کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکستان میں جو ہے وہ کہلاتا ہے پرائس کنٹرول اینڈ آپ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی ایکٹ. وہ ایکٹ آج بھی موجود ہے. اس کے اندر پچھلی گورنمنٹ نے، جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی، اس نے تھوڑی سی ترمیم کی تھی کہ جن لوگوں کے خلاف یہ کارروائی ہوگی ان کو ایک اپیل کا حق بھی ہوگا. پنجاب میں جو آرڈیننس موجود ہے اس کے اندر ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ پرائس جو ہے وہ مجسٹریٹ بھی ہیں اور اس کے لیے ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ ایکشن کر سکتی ہیں. اور سالک حسین صاحب اس ساری پروونشل کمیٹی کے ہیڈ ہیں. وہ مختلف جگہ پہ دورے کرتے پھر رہے ہیں، لیکن یہ اس جگہ پہ جہاں پہ عوام کا مفاد ہے وہاں پہ چودھری سالک حسین صاحب جو وزیر صنعت ہیں پنجاب کے وہ نہیں آ رہے. تو وفاق کا ایکٹ یہ کہتا ہے
कि चीनी का रेट मुकर्रर होगा। चलें आपके हाथ से निकल गया। अब ये पावर डेलीगेट्स हैं, उसकी जो शिक 4 है इस एक्ट की, वो ये पावर डेलीगेट करती है सूबों को कि वो इस पे अमल दरामद कर सकते हैं। अगर ये आर्डिनेंस ख़त्म भी हो जाए तो अमल दरामद हो सकता है। उसमें आप हैरान होंगे, चाय चीनी का रेट तो होता ही है ना, आटे का रेट और रोटी का रेट तो होती है, जनाब कारों का सरकारी रेट भी मुकर्रर किया जा सकता है। आलू प्याज दालें गोश्त का सरकारी रेट होता है। ये सूबाई हुकूमत के पास पावर है। आजकल आपको पता है यूपीएस की जो बैटरी है वो बड़ी महंगी है। ये भी लिखा है इस एक्ट में कि इसकी कीमतें भी सरकारी मुकर्रर होंगी। ये कंपनी को खुली छुट्टी नहीं होगी कि जितनी मर्जी जिसको मर्जी कीमत मुकर्रर करें और आवाम को लूट लें, ऐसा नहीं है। किताबें और ये तमाम किस्म का कपड़ा जो मैंने पहना हुआ है, इसका रा कपड़ा जो है, इसकी रेट भी मुकर्रर किए जाएंगे। अब आप बच्चों की कापियाँ ये जिस पे वो काम करते हैं, एक्सरसाइज बुक जिसे कहते हैं, वो और टेक्स्ट बुक की तो प्राइसेस मुकर्रर होती हैं, कापी का रेट भी मुकर्रर करना है और बाईसाइकिल का रेट भी मुकर्रर करना है जनाब, खादों का रेट भी मुकर्रर करना है, टावल का, टूथपेस्ट और टूथ ब्रश का भी सरकारी रेट होना है। ये जिम्मेदारी आप अपनी पूरी क्यों नहीं कर रही सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत? ये कहते हैं जी हम बेबस हैं, हमने प्राइवेट सेक्टर को फ्री मार्केट इकॉनमी को चलाना है। फ्री मार्केट इकॉनमी को चलाओ या ये फिर कानून ख़त्म कर दो। अवाम को बचाना है 40% गुर्बत से, अवाम को बचाना है एक बड़ी महंगाई से। आपके पास बिजली की कीमत जो कंपनियों के साथ मुआहदे हैं उसके तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी सॉवरन गारंटियाँ हैं, इसके ऊपर मैं कभी आपको बताऊंगा कि ये सॉवरन गारंटियाँ किसने दी और कौन कौन लेने वाला है, क्या होता है। अगले किसी एक प्रोग्राम में आपको मैं इसकी पूरी पिक्चर खींचूंगा कि कौन कौन मुजरम है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस प्रोग्राम को इख्तिताम इन अल्फाज के साथ करेंगे कि कुछ शर्म होती है और कुछ हया होती है। आपका बहुत शुक्रिया।